आपने पॉलिसी के इंटीग्रेशन की बात कही, दो तीन चीजों का इंतजार है। एक तो टाउनशिप पॉलिसी नहीं होने के कारण और ज्यादा एफएसआई की लोग जरूरत बताते हैं, तो डिस्क्रिशनरी है, लोकल गवर्नमेंट्स अपने अपने हिसाब से करती हैं। और दूसरा आपकी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेकर बड़ा इंतजार है। मैं स्काईलाइन बदलना चाहता हूं, इसलिए कोई बड़े ड्रास्टिक डिसीजन जाहिर है कि ड्रास्टिक डिसीजन होंगे, ड्रास्टिक डिसीजन लेने मुझे एफएसआई वगैरह बड़े पैमाने पर बढ़ा के आप और लेकिन उसके साथ मैं सोशल एक्टिविटी जोड़ना चाहता हूं। विकास का फायदा सोशल सेक्टर को कैसे मिले, दोनों को मुझे जोड़ना है। दूसरी बात है कि जहां पर पैसे दिखाई देते हैं वहां सब कुछ होता चले, और जहां पर पैसे नहीं दिखाई देते हैं वहां न हो, इम्बैलेंस मुझे नहीं चाहिए। नैनो प्रोजेक्ट क्या प्रोग्रेस है उसमें? देखिए, नैनो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जो सरकार को करना था वो तो ऑलरेडी हमने तुरंत ही कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर के जो आवश्यक काम है वो चल रहे हैं, मॉनिटरिंग की व्यवस्था बनी हुई है, कोऑर्डिनेशन की व्यवस्था बनी हुई है, और स्वयं रतन टाटा का ये बड़ा डियर टू हिज हार्ट होने के कारण वो उनकी भी टॉप टीम काम में लगी हुई है, और हो सकता है कि वो समय से पहले काम पूरा कर देंगे, ऐसा मुझे लगता है। इसमें एक बात चर्चा में आ रही है कि एग्रीमेंट के डिटेल्स नहीं पता है, पता नहीं मोदी जी ने किस किस तरह के कंसेशन दे दिए। वैट के सामने 300 गुना ज्यादा का कर्ज बहुत सस्ते में दिया जा सकता है, इसके बारे में अगर स्थिति आप साफ करना चाहें। देखिए, पहली बात यह है कि मानो नैनो न होता तो इस सरकार को क्या मिलने वाला था? कुछ नहीं मिलने वाला था। तो वो आए हैं साथ कुछ लाए हैं तो वो लगा रहे हैं, और जो लगा रहे हैं उसमें से मल्टीपल होकर के राज्य को और प्रजा को फायदा होने वाला है। इसलिए गुजरात इज बेनिफिशियरी, गुजरात को अपने जेब से कुछ देना नहीं है उनको लेकिन जो कर्ज के तौर पर वैट के सामने पैसा देंगे वो रेज कैसे होगा फंड? हमको तो कुछ करना ही नहीं है ना। वे अपनी गाड़ियां बेचेंगे, उसका टैक्स हमको देना है वैट के रूप में। वो नहीं देंगे? नहीं, उसको वो तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि वैट में किसी को माफी है नहीं। लेकिन उसके बदले में हम जब उनको लोन देंगे, जो लोन उनको भरपाई करनी होगी। मुझे तो कुछ न किए वो धराए मुझे मिलने वाला है मेरे राज्य को। आपका मन यह था कि एक बड़ा ऑटो हब बने गुजरात, तो इस फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के बाद आपको लगता है कि दूसरी विदेशी कंपनियां आने के लिए आपसे इस वक्त बातचीत कर रही हैं और वो प्रोजेक्ट आ जाएंगे? देखिए, हम जल, थल और नभ तीनों को छूने के मूड में हैं। हम समुद्र के अंदर शिप ब्रेकिंग में थे, अब शिप रिपेयरिंग एंड शिप मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं। हम थल के ऊपर ट्रेन्स बनाना शुरू कर दी हैं। धीरे धीरे हम वैगन्स भी बनाने वाले हैं कार्गो के लिए। कार भी बन रही है, ट्रक्स भी बन रही है, तो सरफेस ट्रांसपोर्ट की सारी व्यवस्था मेरे यहां खड़ी हो रही है। और मैं आशा करता हूं कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो एयरलाइंस के सर्विस सेंटर के लिए भी आए, तो जल, थल, नभ तीनों के लिए गुजरात मेहनत कर रहा है, और मुझे विश्वास है देश विदेश की सभी कंपनियां के लिए गुजरात इज ए डेस्टिनेशन। मोदी जी ने जल, थल, नभ की बात की, तुरंत सुरक्षा का ख्याल आता है। सर, आपने जो योजना बताई इसमें पहला सवाल है सुरक्षा का। गुजरात तटवर्ती इलाका है और अभी जो हमला हुआ वो लोग भी इधर से होकर के गुजरे, यहीं की नौका उठा करके ले गए या उन्होंने पकड़ ली। कितनी बड़ी फिक्र है आपकी और उसको आप कैसे इंतजाम कर रहे हैं कि एकदम प्रोटेक्ट कर लें अपना इलाका? पहले तो ये जानकारी सही नहीं है। न गुजरात से कोई बोट उठाई गई है, न गुजरात के किनारे पर कोई एक्टिविटी हुई है। ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्र के भीतर, समुद्र के अंदर हुआ है, जिसका सीधा सीधा सिक्योरिटी का संबंध नेवी के साथ आता है, भारत सरकार से आता है। लेकिन ये एक प्रकार से पाकिस्तान ने सीधा सीधा युद्ध ही किया है समुद्री मार्ग से। आज से 3 साल पहले एक पूरा ऑल आउट प्लान करके दिया हुआ है, और भारत सरकार ने सभी कोस्टल स्टेट को लिखा है कि गुजरात मॉडल पे आप प्लान बनाइए। एक कोस्टल सिक्योरिटी अथॉरिटी खड़ी करनी चाहिए अपने, ताकि वो कोऑर्डिनेशन रहे, ताकि नेवी हो, कोस्ट गार्ड हो, स्टेट पुलिस हो और जमीनी पुलिस व्यवस्था हो। इन चारों के बीच में कोऑर्डिनेशन व्यवस्था के लिए कोई ना कोई फॉर्म खड़ा करना है। फिर टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड। आपको पंप करके अच्छे से अच्छे बोट वगैरह सर्वेलेंस के लिए करने पड़ेंगे। जीपीआर सिस्टम को स्ट्रेंथन करना होगा, और मुझे लगता है अब हमने एयर सर्वेलेंस भी बढ़ाना पड़ेगा। अभी तात्कालिक तौर पर चूंकि ये इंटेलिजेंस इनपुट बाकायदा आया है कि गुजरात के जो बड़े बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उन पर नजर हो सकती है दहशतगर्दों की, तो उनके बचाव के लिए अभी तुरंत के तौर पर क्या आप समझ रहे हैं कि किया जा रहा है? पहली बात है, जो किया जाता है उसको बताना नहीं चाहिए।
क्योंकि तभी तो सुरक्षा होती है। अब अगर सुरक्षा की व्यवस्थाएं आप पब्लिक करोगे, आप कॉन्फिडेंट हैं कि ठीक ठाक इंतजाम हो गए हैं? पब्लिक करोगे बिल्कुल ठीक। तो दुश्मन है उसका फायदा उठाता है। ये जो कानून अभी बन गया संसद में, सरकार का दावा है कि बहुत ही सख्त कानून है, इससे ज्यादा सख्त कानून दुनिया में कहीं नहीं है। आप कन्विंस हैं? कोई दावा नहीं कर सकता ऐसा, लेकिन मैं इसका अध्ययन कर रहा हूं, कानून की बारीकियों का अध्ययन कर रहा हूं। लेकिन इतना तो अच्छा हुआ कि कम से कम यूपीए के लोग कानून की जरूरत नहीं ऐसा मानते थे, यहां सब कानून अवेलेबल है ऐसा मानते थे। लेकिन अब उनको धीरे धीरे समझ में आया कि पोटा कानून, भले उसके नाम से उनको नफरत हुई हो या उनका वोट बैंक पॉलिटिक्स में कुछ रुकावट हो, लेकिन अभी उनको ध्यान में तो आया है कि भाई दुनिया के सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज ने कठोर से कठोर कानून बनाए और हमारे पास जो कानून था उसको भी हमने निकाल दिया। हमने 4 साल बर्बाद कर दिए। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, गलती उन्होंने मानी है। ये बहुत बड़ी घटना थी जो हुआ मुंबई में। उसके बाद पहले दिनों के कुछ राजनीतिक रिएक्शन आए, आप सब लोगों के आए। उसके बाद ये हुआ कि राजनीति इस पर नहीं होनी चाहिए। अब कुछ दिन गुजर गए हैं, मुझे सचमुच बड़ी फिक्र है इस बात की कि फिर से अब 2-4-10 दिनों में ऐसी राजनीति करेंगे दोनों पक्ष मिलकर के, जिसका कोई हिसाब नहीं है, और आतंकवाद का पूरा राजनीतिकरण करेंगे, ये जाने बगैर कि वोटर उसको पसंद करेगा या नापसंद करेगा, और उसके जिम्मेदार आपकी पार्टी भी होगी। राजनीति कौन कर रहे हैं, उन्होंने सोचना होगा। क्या इस देश में आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाना ये राजनीति है? इस देश में आतंकवाद के कारण जो संकट पैदा हुई है उसकी चर्चा राजनीति है? मैं मानता हूं ये राष्ट्रनीति है, और ये राष्ट्रनीति में से हम अगर पीछे हटेंगे तो हम नुकसान बोलेंगे। ये ठीक है, कुछ लोग कांग्रेस को बचाना चाहते थे, कुछ लोग पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने एजेंडा सेट करने की कोशिश की है, लेकिन एजेंडा लंबा चलने वाला नहीं है। देश में आतंकवाद की व्यापक डिबेट होनी चाहिए, आतंकवाद के मुद्दे पर जन जागृति होनी चाहिए, आतंकवाद के मुद्दे पर कौन कहां है वो देश को पता चलना चाहिए। आपने चूंकि कांग्रेस को बचाने की बात कही, इसलिए एक सवाल चुनाव के बारे में। जो रिजल्ट आए हैं उसको देख करके दोनों पार्टियां कंफ्यूज्ड हैं कि ये किस पार्टी को कहां मारेगा, कहां मदद करेगा, पता नहीं है। आपका राजनीतिक आकलन क्या है? फिर ये पॉलिटिकल पंडितों ने जो झूठ फैलाया है, इसका उदाहरण दिखाता हूं। पूरे देश में 629 असेंबली सीट का चुनाव हुआ, 629 असेंबली सीट्स। अगर लोकसभा के हिसाब से देखना है तो यही देखना पड़ेगा। 629 में से 294 बीजेपी को मिली, 274 कांग्रेस को मिली। 294 वाले जीता कि नहीं जीता? जीता। इसका मतलब आतंकवाद का मुद्दा जीता कि नहीं जीता? लेकिन आप ये मानोगे नहीं। दिलचस्प। मैं हकीकत है, मैं दिलचस्प आर्गुमेंट, मैं हकीकत बता रहा हूं। देश की टोटल असेंबली सीट जो हुई, और डीलिमिटेशन के बाद पॉपुलेशन भी उसके साथ जुड़ी रहती है, जो उसमें मैक्सिमम सीट बीजेपी जीत गई है, कांग्रेस कहीं पीछे है उसके। इसका मतलब बीजेपी का एजेंडा जनता ने माना है, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरी बात है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की स्ट्रेंथ, वहां की जनसंख्या, वहां के वोटरों की टूल संख्या, और दिल्ली और राजस्थान की संख्या, वो भी अगर देखोगे तो ज्यादा जनमत इस पक्ष में है कि देश को आतंकवाद से मुक्त कराना चाहिए। ये जो लोग झूठी दलीलें दे करके गुमराह करने का जो अभियान चलाया है, वो प्योरली कांग्रेस को बचाने के लिए उनका, और अच्छा होता देश को। एक बार प्रियंका गांधी ने एक बयान दिया, मुझे अभी भी आश्चर्य हो रहा है कि मीडिया ने उस बयान को दबा क्यों दिया। 1-2 घंटे तक टीवी पे चला, फिर बंद हो गया। उन्होंने कहा कि अगर मेरी दादी होती तो हालत ये न होते। इसका मतलब इस सरकार की विफलता को, इस सरकार के परफॉर्मेंस को प्रियंका गांधी ने टोटली नकार दिया। इसकी डिबेट ही नहीं हो रही है, दबा दिया आप लोगों ने। पता नहीं क्यों दबा दिया, किसके इन्फ्लुएंस से दबा दिया, वरना अगर यही वाक्य मेरे यहां से किसी से निकला होता तो आप 6 दिन चलाते रहते। चलिए, चलते चलते मैं ये कह सकता हूं आपसे कि गुजरात के मुख्यमंत्री, सीईओ, सेफोलॉजिस्ट और मीडिया क्रिटिक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।